जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं आप एटलीस्ट उनको पंच इन करें, ताकि आप जो वर्किंग है वो अपनी जब मैं करवा रही हूँ तो आप साथ साथ करवा सकें। तो बहरहाल I'll be presenting my screen in a while. Let me open the software and then we will be starting.
जी, आपको SPSS की शीट नजर आ रही है? यस मैडम। ओके, गुड। चलें जी, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब आप SPSS ओपन करते हैं तो आपके पास दो व्यूज़ आते हैं, वन इज़ द डेटा व्यू एंड द सेकंड इज़ द वेरिएबल व्यू। सो जब हम जाते हैं वेरिएबल व्यू में तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट कोडिंग है जो कि यहाँ पे हुई हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर को देखें तो यहाँ पे कोडिंग हुई हुई है कि 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। इसी तरह से आप बाकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह से आप एथिकल सेल्फ आइडेंटिटी का देखें तो यहाँ पे इसकी कोडिंग हुई हुई है, 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर 2 है डिसएग्री, फिर 3 इज फॉर न्यूट्रल, 4 इज एग्री एंड 5 इज स्ट्रांगली एग्री। यही अगर 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता तो फिर ये कैसे बनता स्केल, क्या क्या इसके ऑप्शंस होते? disagree, neutral and agree. जी, वन इज डिसएग्री, देन मतलब अगर ये 3 पे होता, Neutral. 1 2 3, वन पे एग्री या डिसएग्री, ठीक है, 1 पे एग्री या डिसएग्री, फिर 2 पे Strongly न्यूट्रल, agree. 2 पे न्यूट्रल और 1 बाय 3 1 पे ना, हाँ, 2 पे न्यूट्रल और 3 पे अगर पहले एग्री है तो ये डिसएग्री हो जाएगा। फिर ये डिसएग्री हो जाएगा। ओके जी, एनीवन एल्स? और कोई इस पे बताना चाहे कि अगर 1 2 3 का स्केल होगा तो उसकी किस तरह से कोडिंग हो सकती है? एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल। अच्छा जी, बहुत कम आवाज आई है लेकिन चलें, गुजारा करते हैं। अच्छा जी, हफ्सा शायद कुछ कह रही थी? नहीं मैम, ओके, मैम मैं बोल रही थी। अच्छा आप बोल रही थी, ठीक है, बताएं जी। मैम मेरा भी यही आंसर था, एग्री और डिसएग्री एग्री, एंड स्ट्रांगली। न्यूट्रल एंड डिसएग्री, ठीक है। कि दफा लोग ये करते हैं कि रिसर्चर्स बिलीव डिफरेंट कैनोटेशंस एंड डिफरेंट, आप ये कह सकती हैं उसको कि जैसे हम कहते हैं कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, तो डिफरेंट रिसर्चर्स सजेस्ट डिफरेंट एलोकेशन टू डिफरेंट नंबर्स। तो आप अपनी तरफ से कोई नंबर एलोकेट नहीं कर सकते, आप नॉर्मली ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग स्केल्स कौन से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 का आप कर रहे हैं और वो एग्री, न्यूट्रल और डिसएग्री है, तो भी जाहिर है किसी न किसी रिसर्चर ने उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, पास्ट में किसी न किसी रिसर्चर ने उसको यूज़ किया हुआ है। Likewise, अगर आप कहते हैं कि 1 is for strongly disagree and then there is a 3 that is 1 is for strongly disagree and there is 3 for strongly agree and then there is a 2 for indifferent. तो अगेन इस तरह की जो वर्डिंग होगी या इस तरह की जो स्टेट होगी ये भी किसी न किसी रिसर्चर ने एम्प्लॉय की हुई होगी। तो बेसिकली व्हेन यू गो थ्रू डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, फॉर एग्जांपल आप सवाल ये हो सकता है कि हाउ वुड वी गेट टू नो कि इसको कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। तो अगेन जब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी के चैप्टर की तो वहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट रिसर्चर्स को साइट किया हुआ होता है कि हम 1 2 3 का स्केल यूज़ कर रहे हैं और आगे उसको सब्जेक्टिवली और एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ होता है कि 1 इज़ फॉर स्ट्रांगली एग्री या 1 इज़ फॉर एग्री या 1 इज़ फॉर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड और 1 इज़ फॉर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, वटएवर जो भी आप उसके लिए कर रहे हैं उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो आप वहाँ पे अपना जो स्केल है या जो मेजरमेंट का सेक्शन है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था जब हमने मेथोडोलॉजी की बात की थी, तो वहाँ पे फिर आप उसको डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको ज़ाहिर है इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्ट्रांगली डिसएग्री है या 1 की जगह आपने डिससेटिस्फाइड लिखा हुआ है या सेटिस्फाइड लिखा हुआ है। दैट बेसिकली वर्क्स ऑन द नंबर्स। नंबर्स की बेस पे वो आपका मीन स्प्रेड करेगा, नंबर्स की बेस पे वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा। तो दिस इज ऑल प्लेइंग विद द नंबर्स, राइट। तो आपने केयरफुली उसको ड्राफ्ट करके, फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ये होता है कि आपने 2 पेजेस का क्वेश्चनर बनाया हुआ है, तो जो पहला पेज है उसके ऊपर आपने लिखा होता है भाई 1 स्ट्रांगली डिसएग्री है और 5 स्ट्रांगली एग्री है। जब
रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट होता है वो जब अगले पेज पे गया तो अगले पेज पे 1 2 3 4 5 है। अब बजाय से कि वो पीछे मुड़ के देखे कि क्या 1 स्ट्रांगली एग्री है या डिसएग्री है, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अगर वो एग्री कर रहा था तो उसने 1 कर दिया, और अगर वो डिसएग्री कर रहा था तो वो 4 कर दिया। आपने जब अपना डेटा पंच किया, तो जब आपने पंच किया तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ रिवर्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ इस तरह का अमलगमेशन और कॉम्पोजिशन है, राइट। उस टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30 क्वेश्चनर हैं या 50 हैं, तो मे बी दैट इज सर्टेनली इजी टू आइडेंटिफाई कि भाई किस में ये इशू आ सकता है या किस में किस क्वेश्चनर में क्या एरर हो सकता है। मे बी उस स्टेज पे आइडेंटिफाई करना इजी हो, लेकिन अगर आपके पास 300 का सैंपल साइज है, अगर आपके पास 350 का है या इवन एक लार्जर सैंपल साइज है, तो वहां पे इस चीज को आइडेंटिफाई करना इट गेट्स प्रेटी डिफिकल्ट। इसलिए ज़्यादातर जो डेटा पंचिंग इश्यूज हैं उनको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बहुत केयरफुली अपना क्वेश्चनियर ड्राफ्ट करें। हमारे यहाँ ये होता है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम सबसे कम इम्पोर्टेंस, सबसे कम उसको वेटेज अपने क्वेश्चनियर को देते हैं। स्ट्रेट अवे हमारे पास जो क्वेश्चंस आ जाते हैं हम उसको वहाँ पे डाल देते हैं, डालने के बाद हमें मर्जी फिल कराएं, डेटा एंटर करें, नो। क्वेश्चनियर मैनेजमेंट, सर्वे मैनेजमेंट इटसेल्फ इज एन आर्ट, और अगर आप इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं या इसको मैनेज कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिनसे आप नेचुरली यू गेट आउट फ्रॉम दैम, राइट। फॉर एग्जांपल जिसमें आपको कहा, आप यहाँ पे देखें क्वेश्चनियर, तो यहाँ पे ऑलरेडी हर जो वेरिएबल है उसकी कोडिंग हुई हुई है। आपको लग रही है ना कोडिंग इसकी, IR1, IR2, IR3, तो मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि ये किस क्वेश्चन की बात यहाँ पे हो रही है। क्या हम इंटरनल रिलिजियोसिटी की बात कर रहे हैं, फिर हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, फिर हम एटीट्यूड की, फिर सब्जेक्टिव नॉर्म, फिर परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, परचेज इंटेंशन, बिहेवियर। सो वी एग्जैक्टली नो, मुझे पता है कि हर जो वेरिएबल है उसके कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। This coding helps you to get into lots of easiness, lots of comfort, and lots of understanding of the analysis. यहाँ पे ये भी हो सकता था मैं जब डेटा एंटर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे Q1, Q2, Q3 या नॉर्मली 1, 2, 3 इस तरह से करके भी उसको कोई एक आध वर्ड साथ ऐड करके तो कर सकती थी। लेकिन अगर मैं फर्दर एनालिसिस करती हूँ, फर्दर एनालिसिस मुझे कहीं पता चलता है कि कहीं पे किसी क्वेश्चनर में कोई इशू आएगा या आ रहा है, तो उस स्टेज पे मेरे लिए आइडेंटिफाई करना है कि अगर मेरे 25 टोटल आइटम्स हैं तो 25 में से किस आइटम में इशू है। इसलिए आप अपने हर वेरिएबल की उसके इनिशियल के नाम से या जो भी आपको उस तरह से लगता है आप उसकी कोडिंग कर लेते हैं ताकि उसको दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकें, और इन केस अगर कोई इशू आता है तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये वेरिएबल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और किस आइटम को रिमूव करने से ये मसला आपका हल हो जाएगा। अगेन अगर जी मैम, तो इसके लिए कोई प्रॉपर मतलब क्राइटेरिया क्यों नहीं है इंटरनेशनल, या मतलब कि इस तरह आप इसको सेट करने में? फॉर एग्जांपल मतलब जिस तरह आप कह रही है ना कि वो पीछे जाके देखेगा और मतलब उसे वो स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री में मतलब वो कंफ्यूज हो सकता है। उसके लिए देखिए इंटरनेशनली तो कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना। इंटरनेशनल तो क्राइटेरिया ये वो कहते हैं कि जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आप हर ऑप्शन के साथ उसमें आना चाहिए कि 1 2 3 4 5, और हर ऑप्शन के नीचे उसकी आनी चाहिए कि 1 फर्स्ट स्ट्रांगली एग्री, ताकि कोई कंफ्यूज ही ना हो। वही यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक क्राइटेरिया सेट हो जाए ना कि 1 पे स्ट्रांगली एग्री है और इस तरह करके। जो देखिए बहुत सारी चीजें जब आप उन पे लॉस लगा देते हैं, जब उन पे आप कोई रूल सेट कर देते हैं तो वो आप अपने लिए ही मुश्किलात क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को आप फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओपन एंडेड छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप खुद पे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर पता है कि आपका 2 पेजर क्वेश्चनर है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना कि आप 1 2 3 4 5 वाली हेडिंग पहले पे भी दे दें और अगले पेज पे भी दे दें ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है मैम। तो दैट इज माय पॉइंट कि हम जब क्वेश्चनर पे फोकस नहीं करते,
जो चीज़ें हमारे पास आई हमने एज इट इज़ उसको लिख के और हम उसको आगे भेज देते हैं। जब हम उस पर फोकस नहीं करते, यानी हम उस पर कम टाइम स्पेंड करते हैं, हालांकि दैट इज़ अ की इंग्रेडिएंट ऑफ द रिसर्च, सो व्हेन इट गेट्स बैक तो उतना ही ज़्यादा टाइम आपको फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर मैं सेकंड पार्ट पे आ रही थी जो हमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डेमोग्राफिक्स हैं जो आपकी स्टडी से रेलेवेंट है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नहीं पूछा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आई डिड नॉट आस्क कि आपकी इनकम क्या है, आई डिड नॉट आस्क कि आपकी एज क्या है, ऐसे मैंने कोई सवाल इनसे पूछा। 3 सवाल यहाँ पे पूछे। फर्स्ट बेस्ड ऑन जेंडर, और इसकी भी रीज़न क्या है कि अगर हमारा क्वेश्चन में कहीं कोई रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं तो हम ये जान सकें कि ये जो रिस्पॉन्सेज हमारे डिफरेंट आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर जनरली एक चीज़ को एक्सेप्ट होना चाहिए या रिसर्च ये कहती है या थ्योरी ये कहती है कि उसको एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने वो जो जेंडर बैलेंस है वो ठीक नहीं किया। फॉर एग्जांपल 300 में से 20 फीमेल्स हैं और बाकी मेल्स हैं, तो कई दफ़ा इस चीज़ की वो भी जेंडर भी आपको जस्टिफाई करती है, और फिर आप अपने डिस्कशन में लिखते हैं कि हो सकता है दिस इज वन रीजन जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, राइट। देन क्वालिफिकेशन में भी जब आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कल हमारा एक एमबीयू में डिफेंस था, पीएचडी का, मैं वो एज एन एक्सटर्नल आई वेंट देयर, तो द पर्सन हु वाज प्रेजेंटिंग ऑन हिज थीसिस, पीएचडी थीसिस, तो उसने लिखा हुआ था कि जो ग्रोसरी आइटम से रेलेवेंट स्टडी थी, तो जो 24% लोग थे वो आपके कॉलेज के बाद के हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ये बात कर रहे हैं कि ग्रीन शॉपिंग बिहेवियर, तो उसके लिए हमने ये देखना है ना कि जो ग्रोसरी है पाकिस्तान में उसकी एक कॉमन प्रैक्टिस क्या है। क्या वो बच्चे ग्रोसरी करते हैं जो कॉलेज से निकले हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं? उनको तो आप दूध दही लेने के लिए भेज देते हैं ना। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू get the grocery of the entire home, especially if you are in joint families or even if you are not in joint families, right? तो 24% लोगों का ए लेवल्स का होना या एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में होना, यानी उनकी जो एज लिमिट है वो आप ये समझें कि वो उनकी 18 to 20 है, तो दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। इसका मतलब है कि आपके डेटा में जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो बहुत सारे तो इसलिए भी ठीक नहीं है बिकॉज आपने ठीक लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं किया, यानी वो लोग जो डिसीजन मेकर्स ही नहीं है उनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो कई दफ़ा आपके रिजल्ट इसलिए भी खराब आते हैं क्योंकि आपने राइट रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट नहीं किया होता। ये पॉइंट आपको मेरा समझ आया जो मैंने भी आपको बताया कि घर के बच्चे तो पूरे घर की ग्रोसरी के लिए डिसीजन मेकर्स नहीं है ना, कि मैंने लिप्टन लेनी है या मैंने टपाल लेनी है या मैंने इस्लामाबाद टी लेनी है। उनको तो माइंड जो बताएंगे वो जाके ले आएंगे। तो उनके मैम आपके कहने का मतलब है कि जी बताएं। बहरहाल जी मेरा कहने का ये मतलब था कि मैम फिर मतलब वेल कटिंग इट शॉर्ट, द थिंग इज कि आपके जो डेमोग्राफिक्स होते हैं वो आपके डेटा, आपका जो रिजल्ट आ रहा होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए जब आप अपने टेस्ट रन करते हैं तो उसमें सबसे पहले टेस्ट आप रन करते हैं वो आप डेमोग्राफिक्स के रन करते हैं ताकि आप ये जान सकें कि रेशो कितनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देन दीज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि
अगर आपके रिजल्ट्स में कोई इशू है तो क्या वो इस वजह से इशू तो नहीं आ रहा कि जो डेमोग्राफिक्स थे वो आपसे ठीक सेलेक्ट नहीं हुए, वो आपसे केयरफुली ड्राफ्ट नहीं हुए? सो दैट इज द थिंग। बहरहाल इसको हम आगे मजीद भी डिस्कस करेंगे। इसलिए अच्छा अगर आप मैम, इस इसमें सेलेक्टेड प्रोडक्ट जी इसमें एक सेक्शन हमने ऐड किया था, मतलब जिस तरह आपने लिखा हुआ जेंडर क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें डेमोग्राफिक्स में, तो उसमें क्योंकि ऑनलाइन था हमने उसमें एक सेक्शन ऐड किया नेम या ईमेल आईडी का। तो इज हाँ, इट फाइन या कोई मसला तो नहीं है उसमें? नेम तो मैंने पहले आपको बताया नेम ना कि नेम तो नहीं होना चाहिए। मतलब नेम क्यों हो, चलिए आप खुद मुझे बताएं। मैम वो हमने डाटा में यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सिर्फ जब हम वो डाटा, उसकी रीजन ये है मैम कि जो डाटा जो क्वेश्चन हम भेज रहे हैं ऑनलाइन, तो वो हम डिफरेंशिएट कर सके कि किसने वो कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, ताकि हम अच्छा, बाकियों अब से फिर फॉलो अप करें कि यार प्लीज उसको रिस्पॉन्ड कर दें। वो सिर्फ इसलिए ठीक है, किया था। ठीक है। देखिए इसकी को आपको कोडिंग भी कर सकते हैं ना। ठीक फॉर है। एग्जांपल आप कह सकते हैं कि सेट योर कोड अपनी तरफ से। आप उनको फॉर एग्जांपल जब मैं कलेक्ट कर रही थी तो क्योंकि मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट करना था और मैंने ये उन्हीं से सेकंड स्टेज पे भी कलेक्ट करना था जिसको हम टाइम लैग कहते हैं, तो मैंने स्टूडेंट से ये कहा था कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी 3 डिजिट लिखेंगे ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि इनसे मिल गए और बाकियों का रह गया। समटाइम आप CNIC का लास्ट 2 डिजिट्स भी लेते हैं, समटाइम आप फोन नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स भी लेते हैं, समटाइम आप नाम के इनिशियल्स भी लेते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि दीज आर जी जी डिफरेंट मैं वेज तो टू मैं डिफरेंशिएट। ठीक है मैं मतलब आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रही हैं कि मतलब ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका अगर हम नेम या ईमेल आईडी पूछते इसलिए हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जैसे क्वालिटी सर्विस होती हैं और उसमें शुरू शुरू में जब QC ने किया तो वो कहते कि आप अपने ईमेल पे हमें वो भेज दें। तो हमारा कंसर्न ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में या फैकल्टी जो भी बता रहे हैं जब हमारे वो ईमेल से जा रहा है तो हमारी एनोनिमिटी तो इंश्योर ना हुई ना। तो ये पता चल जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे जब आप क्लास में फीडबैक लेते हैं और आप अपना कुछ टीचर जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनके बारे में आप कैंडिड फीडबैक देना चाहते हैं, लेकिन आपको डर भी होता है कि अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो उनको तो पता चल जाएगा कि ये बात मैंने लिखी है, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका नाम उन तक पहुंचे, राइट? सो हम क्या करते हैं कि हम इसको एनोनिमस रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स दिल खोल के अच्छाइयाँ लिख सकें टीचर्स की। यू गॉट इट? ठीक तो है मैम बिल्कुल। उसका कंफर्ट इंश्योर करने के लिए आप उसे डायरेक्ट सैलरी नहीं पूछते, आप उसको डिफरेंट रेंजेस दे देते हैं। और ये रिसर्च कहती है कि अगर आप उनसे डायरेक्टली पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है तो लोग क्या कहेंगे, लोग ब्लैंक छोड़ देंगे उसको। लेकिन अगर आप उनको रेंज दे देंगे ना कि इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से इस रेंज तक, तो फिर पीपल वुड बी कंफर्टेबल इन सिलेक्टिंग। सिमिलर इज फॉर द एज। स्पेशली खवातीन तो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इस मामले में। अगर आप उनसे डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट इज योर एज, मेजॉरिटी विल लीव इट ब्लैंक। तो व्हाट वुड यू डू? अगेन रेस्पोंडेंट का कंफर्ट इंश्योर करने के लिए आप उनको डिफरेंट रेंजेस दे देते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम देते हैं ना। मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि आपने उनको डिफरेंट रेंजेस देनी है, तो उसकी कोडिंग कर लें। 1 is for 18 to 25, 2 is for 26 to 35, 3 is for so on and so forth। तो आपका एज ए रिसर्चर क्या ऑब्जेक्टिव है? एज ए रिसर्चर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आप इस चीज को इंश्योर करें कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो इंक्रीज हो। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? और देन न सिर्फ रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज हो बल्कि जो क्वालिटी रिस्पॉन्स रेट चाह रहे हैं आप, यानी आप लोगों से जो पूछना चाह रहे हैं वो आपको वो कैंडिडेट रिस्पॉन्स दें। दैट इज द सेकंड थिंग। यू गॉट इट? तो बिल्कुल इसलिए ठीक है। आप एज इट इज उनसे फॉर एग्जांपल नाम नहीं पूछते, फॉर एग्जांपल फोन नंबर नहीं पूछते, फॉर एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा, आप ईमेल आईडी उस सूरत में पूछते हैं जब कई दफ़ा फंडेड रिसर्चेस होती हैं। तो फंडेड रिसर्चेस में आप लोगों को, जैसे साइंटिफिक रिसर्चेस होती है ना,
तो उसमें आप लोगों को एंड पे ऑप्शनल दे देते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी प्लीज़ गिव अस योर ईमेल आईडी। पूरी दुनिया में ये होता है। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि भाई अगर कोक अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो क्या इस सर्वे के बाद वो लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो, तो दे विल गिव यू योर ईमेल आईडी, तो भाई हमसे भी शेयर करें। इस तरह से देयर कुड बी मेनी अदर स्टडीज इन व्हिच पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट आर द रिजल्ट्स। तो इसमें ऑप्शनल एंड ऑफ द सर्वे आप उनको ईमेल आईडी दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया मैम। सो ये आपने देख लिया कुछ कोडिंग जो आपके सामने हुई हुई है। जो ये लास्ट वाली है, अगेन ये वाली मैं आपको बताऊंगी कि ये इस तरह से क्यों है, विल बी डिस्कसिंग दिस। दिस इज अ डेटा व्यू जिसमें सारी कोडिंग हुई हुई है। अच्छा जी, अब हम जाएंगे, विल बी स्टार्टिंग, जिसमें आपको कहा कि फर्स्ट वी विल बी लुकिंग इनटू कि आपके जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है, क्या सिलसिला है उसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको, लेट्स से कि हम जेंडर क्वालिफिकेशन इसकी करना चाह रहे हैं, तो हम स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए आपके पास सारी हैं कि आप मीन देखना चाहते हैं, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, रेंज है, स्टैंडर्ड एरर मीन है, मिनिमम रेंज है, मैक्सिमम है, परसेंटाइल है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर इस तरह से चार्ट्स हैं आपके पास, लेट्स से आपके पास इस तरह की स्टडीज़ हैं जिन पे में आप बार चार्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आप बार चार्ट्स बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज हैं, परसेंटेजेस हैं, इसमें से भी जो आपको, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें परसेंटेज में डेटा चाहिए, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है आपका फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मेट है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद दिस। लेट्स आप इसको ओपन करते हैं। अब ये जो विंडो हमारे पास शो हो रही है इसको हम कहते हैं आउटपुट विंडो। इसमें ये देखिए ऊपर शो भी हो रहा है आउटपुट, ये आउटपुट विंडो है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये देखें कि स्टैटिस्टिक्स, दिस इज एन इज फॉर सैंपल साइज, सैंपल साइज दिस इज सैंपल साइज। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि टोटल है आपके 220 में से 217 वैलिड हैं और 3 मिसिंग है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे जब हमने डेटा इंसर्ट किया है तो कोई 3 वैल्यूज का डेटा हमारे पास मिसिंग है। अच्छा, ये देखें इनका नहीं डला हुआ, आपको नजर आ रहा है, इसमें डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि ये इन वैल्यूज को बेसिकली पिक कर रहा है। इसमें चूंकि कोई वैल्यू हमारी नहीं है तो आप इसको क्लियर कर दें। अब क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा जी, अब दोबारा करके देखते हैं कि क्या हमारे पास शो होता है। अब देखें, अब मिसिंग 0 हो गई। ठीक हो गया? तो n है आपका सैंपल साइज, वो कह रहे हैं कि अब कोई आपके पास इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ये आपको जेंडर की मीन आप उसने दे दी, ये क्वालिफिकेशन की दे दी और ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट की दे दी। अब 1 और 2 जेंडर में हमने रखा था, तो मीन ये दे रहा है 1.3। तो देख के क्या लग रहा है कि कौन सी रेशियो ज्यादा होगी इसकी? 1 किसके लिए था? ये देखिए यहाँ से मेल के लिए था। मैं आपको रीडिंग को बता रही हूँ कि कैसे। ये देखिए 1 फॉर फीमेल एंड 2 फॉर फीमेल, राइट। तो वो कह रहा है कि आपकी जेंडर की जो मीन है दैट इज 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो डेटा आया है उसमें मेल आर मेजॉरिटी, डोमिनेंट है मेल, डोमिनेंट कर रहे हैं। मीन है क्वालिफिकेशन का 1.7, तो ये तकरीबन क्लोजर टू 2 है। तो हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन में 2 किसका है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैचलर्स और मास्टर्स के बीच के हैं। गॉट इट?
बिल्कुल सही है। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे कई दफ़ा डेटा देख के सिलेक्टेड प्रोडक्ट का मीन आ रहा है आपके पास 3, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट 3 में क्या था। ये देखेंगे 3 में क्या है कि ज़्यादातर लोग एलईडी बल्ब्स ज़्यादातर लोगों ने बाय किया। ठीक है जी, हमने उनसे बेसिकली पूछा था कि आप कौन सी एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो अगर मीन 3 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ज़्यादातर लोगों ने इसको क्लिक किया। मेजॉरिटी। ठीक है, अब हम इसको आगे देख भी लेते हैं। अब उसने टेबल वाइज इसको बना दिया। अब जेंडर का देखें, मेल इज 149, फीमेल 68। ये आपके पास उसकी परसेंटेज आ गई दोनों की। यहाँ पे आप देखें तो बैचलर्स एंड मास्टर्स 61 एंड 151। यही हमने भी मीन से अंदाजा लगाया था कि मेजॉरिटी इसी के बीच में होगी, ऐसे ही था। यस मैम। जी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एलईडी बल्ब का पे आ रहा था ना 3, तो एलईडी बल्ब पे की फ्रीक्वेंसी है 111। तो यही हमारी भी इंटरप्रिटेशन थी कि ज़्यादातर लोगों ने एलईडी बल्ब्स पे क्लिक किया। तो रिसाइकल्ड यूटेंसिल्स 52 है 24%, एलईडी बल्ब्स 51%, सोलर पैनल्स 22 ऑलमोस्ट 23%, और पोर्टेबल सोलर चार्जिंग 2.3%, और टोटल इज 100%। ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज की इंटरप्रिटेशन। कि अगर आपको बार चार्ट ज़रूरी नहीं होता, वैसे अगर आपको बार चार्ट चाहिए तो इस तरह से उसने, चूंकि मैंने परसेंटेज वहाँ पे क्लिक किया था तो इसलिए उसने परसेंटेज वाइज आपको बार चार्ट्स बना दिए। ये क्वालिफिकेशन वाइज कर दिया है, ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट। यही चीज़ें हमने क्लिक की थी। जी क्लास, यही चीज़ें हमने की थी। जी मैम। जी मैम बिल्कुल। चल अभी जिन लोगों के पास, जितना भी आपके पास एंड की कैसे करना है, जी बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर पे बनती है। राइट, सो जितनी भी आपके पास, वो आपके पास एक्सेल शीट पे होंगी, वो आपके पास किसी भी शीट पे होंगी, certainly you will be adding all those into here, right? तो जैसे हमने तीनों का डिस्कस किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो you are having 3 tables, right? So like I said that if you already know that you are not getting into the bar charts and qualification and selected product, first 3 tables are enough, these tables, because we are focusing on all the sections of demography. अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, if few people are going to have the age, so one table would be of age to check the frequency. Second would be for the designation. For example, if you are asking that your designation is project managers, project supervisors, site engineers, or you are the team member, you are maybe the supervisor of the team, whatever is the designation, you will have the frequency table for that as well. Then this last class में किसने पूछा था कि we are also going to have the industry type, that even if it is the private or is it the public. So if you are going to have that as well, so the next table would be for the industry type. For that you would also be knowing that how many respondents are in terms of private sector and how many are in terms of public sector. And you can then, like we discussed in the last class, that if this is the scope and objective of your study, that in the end of the study you would also like to know that is it the fact that private sector or the private construction sector is doing better than the public sector?
So then there would be that one test which you would be applying. So, but you would apply that if that is the objectives of your research, if that is the scope of your research, if the same thing you have mentioned in your problem statement, and then अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो आपने उसका एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड वहां पे मेंशन किया है, that what are the challenges of private sector, what are the challenges of public sector, what is the growth rate in public and private construction sector. Then in this section of analysis you will be doing that test. But if, जैसे अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए, if in all these sections starting from problem statement, objectives, scope, contextual analysis, theoretical formation, in सब में if you have not mentioned this thing, then you do not need to do this statistical analysis to test if there is a difference between the public and private sector. Is it clear? G class, is it clear? जी जी मैम। Okay. Yes, ma'am. So like I said कि अभी अब आपके पास जो डेटा है उसका सिर्फ डेमोग्राफिक्स पे you run the test and then write in the chat box that you are done. You will be presenting the screen and then we will be interpreting the results there and then, that how to interpret the frequency tables, and then we will be moving on toward the normality analysis. The class, I think 5 minutes are enough to run this test so that we could interpret this and then move on.
जी जावेद साहब, is your mic working? जी मैम, जी, so what do you mean by question 1 to question 9? वो मेरे डेमोग्राफिक के मेरे 9 क्वेश्चंस हैं, उनका मैंने किया, मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने डेमोग्राफिक की गई है, ओके, वैसे 40 का एंटर किया डाटा सारे क्वेश्चंस का। अच्छा, तो डेमोग्राफिक के कौन से क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 है आपके? वो मैं, प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन। जी मैम, उबैद रहमान, turn off your mic please. Okay, so what is the logic behind adding these 9 questions? For example, first one is your gender, then age, television channels. Okay, please click on the values of question 4, television channel. Values. Okay. Except FM 93 and FM 100, and these are the radio channels, right? These are not the television channels. I think there's some mistake in entering the value for this. Close करें इसको. Click on the radio channel. इसको click करें. Television channels and then radio channels. Radio channels is okay. Close this and then open the television channels. Okay, fine. Okay, and what was the reason behind adding these two, television channels and then radio channels? And then print media and other media. What is the reason of these 4 questions on demographics? ये सब माइक अपना ऑन करेंगे फिर आवाज आएगी. जी मैम, जी आप बताएं. जी मैम, वो ये है कि चूंकि मीडिया इंडस्ट्री मैंने सिलेक्ट की थी, यानी जो इंडस्ट्री जिसके लिए सर्वे करना था, तो उसमें जो पॉसिबल स्टेक होल्डर्स या पॉसिबल पार्टिसिपेंट जो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो मेजर रेडियो टीवी थे, लेकिन आजकल चूंकि ब्रॉडकास्ट का कुछ पोर्शन उसमें प्रिंट मीडिया में भी कुछ रिपोर्टिंग होती है, कुछ आपकी ये अदर मीडिया में, सोशल मीडिया भी मैंने एंटर किया हुआ है, तो उस रेफरेंस से ये चीजें जो है ना, ये तीनों जो है अलग-अलग किए थे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ टेलीविजन चैनल कर दूं तो बाकी जो चीजें वो मीडिया इंडस्ट्री की मिस हो जाती है. Okay, so if you make it like this, that for example pick any media channel, for example, or values where you can add, one is the television channel, second is radio, third is print, and the fourth is other media. Yes मैम, So ऐसा don't कर you think that this would work this way, because this is not many demographics, yes, which is not required at this stage, right? कर सकते हैं, वो मैं कर सकता हूँ कि आप, मैं इसको जब मीडिया इंडस्ट्री करता हूँ और उसके आगे मैं टीवी रेडियो और उसको क्लोज कर दूँ. Because in your study the scope is not to understand and to check that which of the media industry or which of the media channel you belong to, right? मैं कमेंट कर दूंगा. जी, इसको जरा ब्रीफ आप कर दें. तो अब आए एक्सपीरियंस पे. क्वेश्चन नंबर 8, टोटल एक्सपीरियंस. क्लिक ऑन दिस. ये सिर्फ ओवरऑल एक्सपीरियंस है बंदे का. ओके करें. And then the other one is the PM experience. So you,
स्पेसिफिक करने के लिए प्रोजेक्ट में। Click on this, click on the values. Okay. अच्छा, अब again, why you want to know the total experience? बेसिकली बाज़ वक़्त ये होता है कि जो बंदे काम कर रहे होते हैं मीडिया स्विच करते रहते हैं अपने एरियाज को, तो बाज़ बात मीडिया इंडस्ट्री का उसका एक्सपीरियंस है ही नहीं सारा, उसका एक्सपीरियंस ही कम है। ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका फर्ज करें 15-20 साल से वो काम कर रहा है कहीं, और करते हुए एकदम वो स्विच कर गया दूसरे किसी, आजकल ज्यादातर जो रेडियो चैनल है उनमें स्विच Again, the point is that the study and all the variables of the study is relevant with the project management and is relevant with the project, right? So here we do not need to ask that what is the total experience. So question number 8 जी, for us, जी इसको आप कर सकते हैं, अभी बेशक ना करें, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशन कि इसको आप जितना शॉर्टन टू द पॉइंट और ब्रीफ रखेंगे उतना, फॉर एग्जांपल जो फोकस है आपके आगे जो आने वाले बाकी क्वेश्चंस हैं, इट वुड बी मोर ऑन दैट इंस्टेड ऑफ आस्किंग लॉट मेनी क्वेश्चंस ऑन डेमोग्राफिक्स एंड देन लूजिंग इंटरेस्ट ऑन द सेक्शन 2 ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें फिर आपका एक तो इंडस्ट्री टाइप चेंज हो जाएगी और दूसरा आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस, पीएम एक्सपीरियंस, दैट इज ठीक है जी। अब आए उस पे आपने जो अपना आउटपुट रन किया, and I would again suggest you that instead of writing these Q10 and Q11, try to have it in form of coding, जैसे भी हमने कोडिंग करना सीखी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने क्वेश्चन से चूंकि क्वेश्चन लिया हुआ है, अदरवाइज जब वो कोडिंग में आपकी बात समझ गया, जो जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें मसला होगा मुझे, उसमें फिर exactly you would know कि which of the items are from project team and which are from project experience and which are from the quality of the project, so those will help you to know that how to differentiate between इसको डेमोग्राफिक को डी लिख दूं, इसी तरह नीचे जो उनके नॉलेज हाइडिंग है उसको के एच से शुरू कर दूं, ताकि वो मैं क्वेश्चन नंबर उनके निकाल दूं वेरिएबल के रेफरेंस। आपने जो लेबल में लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर, एज, डेजिग्नेशन, टेलीविजन, उसमें आपकी मीडिया इंडस्ट्री आ जाएगी, इनको आप नेम में शिफ्ट कर दें। ठीक है मैं कर दूंगा। तो वो उसमें फिर जो Q1, जैसे अभी आपने लिखा कि मैम मैंने Q1 to Q9 एनालाइज कर लिए हैं, तो मुझे ये लगा कि शायद आप एक्चुअल वेरिएबल्स पे डेमोग्राफिक वाला टेस्ट रन कर रहे हैं, राइट? तो मैंने जैसे आपको स्क्रीन प्रेजेंट की थी, मैं दोबारा भी कर देती हूँ, जैसे मैंने लिखे हुए थे पहले वाली में कि जेंडर, एज, इस तरह से नेम में, तो यू कैन ऐड सेम, बिकॉज जब आपके पास एनालाइज में आएगा तो यू शुड सर्टेनली नो कि किस चीज का क्या रिस्पॉन्स है आ रहा है। ठीक है मैम। तो अभी प्लीज ओपन योर आउटपुट ताकि हम उसको भी देख सकें। क्योंकि वो क्वेश्चंस पे हुआ है, इनको चेंज करेंगे, ठीक है, वो चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, द फर्स्ट वन इज योर द जेंडर, देन डेजिग्नेशन। अच्छा जी, okay, and what is the reason behind collecting the data from functional director and functional director? ये मसला ये है कि चूंकि मैं वो पब्लिक इंडस्ट्री में हूँ, तो हमारे यहाँ जो फंक्शनल मैनेजर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर उनके अंडर काम करते हैं, तो ये ज्यादातर उधर से this was the reason behind. Okay. मतलब वो फंक्शनली उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, इसलिए वो प्रोजेक्ट मैनेजर Okay, I got it. कम टू बहुत सारे यहाँ पे वो रेडियो पाकिस्तान रहा उसी तरह जी, तो इनको कन्वर्ट देम इनटू द इंडस्ट्री टाइप और इंडस्ट्री एंड देन दिस ऑल विल बी श्रिंक्ड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से रीच बता रही है कि मैं रेडियो टीवी पे ही ज्यादा जो है फोकस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेडियो चैनल, प्रिंट मीडिया, एक्सपीरियंस, ठीक है, गुड, थैंक यू।
थैंक यू मैम। स्टॉप शेयर जी, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। जी मैम। अच्छा जी, this is what I was talking about, that when you are categorically writing about the gender and qualification, तो यहीं से आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि आप जब अपनी एनालिसिस पार्ट पे हैं तो what is the name of the variable. So when you are categorizing it in terms of Q1 and Q2, there is no problem with statistical analysis. Whatever you are going to insert, that will give you the result. There is no worry on that part. But the only thing is, it's a matter of clarity that you should know that what do you mean by Q1. So Q1 should be categorically for your main variables. For example, जिसको हम कहते हैं section 2 of the questionnaire. It should certainly be for that. And then you can differentiate between your section 1 of the questionnaire, which is the demographic, and section 2 of the questionnaire, which is the real part. Okay, do we have anyone else who wants to present, or should we continue? Ji, Hafsa? मैम अभी नहीं है जी। नेम रजा। अली ने कहा था मैम मैं बस फौरन इसको कर लूंगा। अली ने कहा था, किसने कहा था? भी नहीं हुआ। नेम, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर डेटा? जी मैम मैंने कहा था, लेकिन वो फॉर सम रीजन आई कैन शेयर माय स्क्रीन, लेकिन वो मेरे पास फाइल नहीं वो कर रही है, और मेरे पास डाटा तो है सारा, एक्सेल की शीट में भी है, लेकिन फॉर सम रीजन मेरे पास शो नहीं हो रहा। तो राशिद भाई कर रहे हैं, उनको मैंने बताया है। इफ यू वांट तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। जब आपके पास नेम है ही नहीं तो मैंने आपकी स्क्रीन देख के क्या करनी है? लाइक आई टोल्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास that the real practice of doing this thing is कि when I am doing this, you are doing this in parallel. So whatever the issue in the data is, that should be resolved there and then. मैम वो डेटा में इशू नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर का of the data. ठीक है, but this is for entire class, that there was whole 1 week. We discussed in last class that these are the tests which we will be running in the next class. So again, at least you people should have the data with you. Anyways, so moving on. जी वालेकुम सलाम। मैम would you be available in the university today? आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी in person. Would that be possible? Actually, let's first talk about today's topic, then we will see that why you want to visit and what is the issue, right? So let's first focus on the lecture. Achha ji. So this was the demographic part. We discussed the frequencies. For example, if you do not want to have among the charts, so you can uncheck this, none, and then whatever you uncheck, that would not calculate it for you. Likewise, statistics, we selected mean and standard deviation. If you do not want to check the standard deviation, and if you want to check the mean, that like I said, that whatever you want to check, you would be checking that option. Example, I'm checking median, so I will click on this. If I do not want to check median, I would uncheck this. That is a thing. Okay. अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे रिलायबिलिटी पे. So like I told you कि all the tests are available in the Analyze tab. So once you are clicking on Analyze tab, you will be going to the scale, and then there is the reliability analysis. You will be clicking on the reliability analysis, and then this is a window which would be opening in front of you. So again, gender, qualification,
selected product और जितने भी ये क्वेश्चनर आपके पास हैं ये सारे यहाँ पे mentioned हैं. And this all depends upon that how you are going to go about it. For example, we want to check the reliability of our scale. So one by one, we will be inserting our variables. For example, if one variable have 4 items, we will be inserting these 4 items into this window. So this first one has the 2 items, for example, ethical self, identity of product managers, right? So we'll be clicking these 2 because ethical self identity of product managers has 2 items. So we will click on these 2, we'll click here, and then we will see that what are different options which are available in statistics. यहाँ पे भी आप देखें तो none of the option is being selected. But if you see into the descriptives for, so there is an option for item, then the scale, and then the scale if item related. So when we were discussing about reliability and when we were discussing about what is the threshold value, and we said that when the value of the item is 0.6 or more than that, right, then you think that your scale is reliable to use. But on the other hand, you would see whenever you are reading different articles on reliability, you would be looking into arguments which are saying, some of the researchers which are saying that the reliability which is greater than alpha reliability, greater than 0.5 is even acceptable. Some says that greater than 0.65 is acceptable. Some says that greater than 0.75 is acceptable. Since over the period of time, there is a lot of improvement in the scientific research and scientific calculation and the overall management of research. So due to which, and even with the help of these softwares and with the help of no more manual calculations, all these values and all these ranges have also improvised and improved with the passage of time. So we are no more believing in the orthodox school of thought which says that alpha reliability of 0.5 is enough. So the modern science or the research or the contemporary research says that the alpha reliability of 0.7 or greater is good. But when you are going to cite this in your research paper or in your thesis or in your IRS, you would not say that this is something which you are saying. That, for example, you run the scaled reliability, Cronbach alpha reliability for ethical self-identity of product managers. It is 0.65 and you think that it is on the threshold value. No. Whatever you will be citing and whatever you will be saying, you will add reference for that. For example, if you are saying that your value is 0.65 and you think that it is enough, then you will be adding the citation and reference of those researchers who says and who believes and who argue that yes, this is okay to go ahead. Similarly, if that is a 0.75, so there is an Umasikran and then a Nunley, N-U-N-A-L-L-Y. You will be getting all these articles as well. So he says that yes, 0.7, the alpha reliability of 0.7 or higher than that is good. So whatever school of thought you are following, you will add the reference of those researchers because that would basically verify and validate your argument. Otherwise, if you are just writing it in a way that alpha reliability is 0.6, that's it, and then you are moving on to a next heading or the next thing. So that is not enough. Everything, every argument, whatever you are saying, that always comes up with citation and that always comes up with scientific proofs. So as we discussed in last class, that why this is important, that minimum 2 items should be there when you are talking about a variable, right? So whenever we are going to check the reliability, it may happen that there is that one item in the scale or one item in the variable
that is causing a problem. Maybe that was a negative question and we might forgot to convert it or to treat the reverse coding and the reverse questionnaire, and then when we are going to check the reliability, that is getting into negative. And then at that stage, at that point, we get worried that what is wrong with the data? Is it wrong with the questionnaire? Is it wrong with this variable? So where the problem lies. So to identify that issue, that if there are 5 items in one variable and the alpha reliability is maybe 0.4 or 0.3, you actually want to see that among these 4 items or 3 items or 5 items, which of the item is causing the issue. So that if you're going to delete that from the scale, the reliability of the scale would be improved. So to check that, you can check the option of scale if item deleted. ताकि अगर कोई इशू है, अगर कोई एरर है, तो वो वहीं पे क्लियर कट डिफरेंशिएट हो जाए. So you check on the continue and then you say it's okay. अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें तो like we discussed the case processing summary, case is valid 217. We have excluded जो missing values थी, we have treated those missing values, therefore this is not showing any missing values now. So this is saying as 0. Now this comes the cron batch alpha. This is 0.924. So like I said, that the modern school of thought, yeah, contemporary school of thought says that the value greater than 0.7, the cron batch alpha greater than 0.7 is good, is okay, right? But when it is higher than 0.9, for example, maybe 0.92, maybe 0.95, there is an issue there. What do you think is the issue? Why we say that the higher alpha value is not good? G class? Why higher alpha value is not good? Ma'am, biasing. Maybe. Hello? जी जी, मुझे आवाज आ रही है. Biasness of what? G class? Ma'am, maybe because अगर alpha value ज़्यादा होगी, it means कि जो हमें ideal situation में questions और जो answers चाहिए थे वही enter हुए हैं and कोई random data नहीं select हुआ. Maybe this one. तो ये जो आप बात बता रहे हैं, ये तो फिर अच्छी बात है ना कि randomly select हुआ. Yeah, ma'am, but हम एक वास्ट डाटा की बजाय हम एक बहुत सिलेक्टेड एरिया को कवर कर रहे होंगे इन दैट सिनेरियो, एंड जो हमें रिजल्ट्स चाहिए होंगे हम वही अचीव कर रहे होंगे. लाइक इफ वी, जैसे हम कैटेगरीज डिफाइन कर रहे थे कि एज ग्रुप है 35 से 40 का एंड 40 से 45 का, बट अगर हम अपने रिजल्ट्स 35 to 40 में ही चाहते हैं तो हम उसी ग्रुप को ही टच कर रहे होंगे, एंड इन दैट सिनेरियो हमारा जो अल्फा का वैल्यू है, जो रिलायबिलिटी होगी, दैट विल बी टू मच ऑथेंटिक फॉर रिसर्च पर्पस. तो उसमें वेरिएबल्स बहुत लिमिटेड. Okay. When we talked about reliability, so we said that reliability is basically the consistency, that the number of items, they, जो हमने word use किया, that was the inter-item consistency, that all these items, they are measuring the ethical self-identity of product managers, right? So like I told you in the last class as well, that one is measuring the one way, one dimension, second is measuring the other dimension, right? So if it comes same, for example, if it is 0.924, which means that these two items are highly correlated with each other. If it is 0.9, जितनी ये 1 के क्लोजर जाती जा रही है, उतनी हम ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी है, that is high. When inter-item consistency is high, so we believe that both items are measuring the same thing.
So when both items are measuring the same thing, so why do we need to have the two items in one scale? Why would not it be that we just measure it with one item? So Yeah, ma'am. normally it comes that if there are 3 items, 4 items, 5 items, it means that there are, बात एक ही है कि आप एक ethical self identity find out करना चाह रहे हैं, आप scope creep find out करना चाह रहे हैं, आप product की quality पूछना चाह रहे हैं, बात एक ही है. But these 3-4 items, 3-4 statements are different ways to ask if product quality is good or not. But when the alpha value says that it is 0.924 or 95 or 0.98, so this actually means that there is a high correlation. All these items are highly consistent with each other, which means that almost all of them are measuring the same thing, which is actually not required. Right? Yeah, ma'am. So in that scenario, so we are looking for 0.5 value or less than 0.9. नहीं, or मैं तो we want it आपको close? आपको एक बता रही हूँ ना कि 0.7 to 0.9, राइट? तो इससे नीचे भी जाएंगे तो देयर आर सर्टेन इश्यूज, और इससे अगर ऊपर भी जाएंगे 0.9 से हायर है तो भी डेटा के या उसके, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 5 आइटम थे इसके, हमने कम करके इसको 2 पे किया, ठीक है? तो हो सकता है कि ये 4 होते या 3 होते तो उसकी लायबिलिटी 0.8 पे चली जाती, तो ये भी हो सकता है. सो हम इसलिए उसको, अभी जैसे मैंने कहा कि स्केल इफ आइटम रिलेटेड हम इसीलिए देखते हैं बिकॉज वी जस्ट वांट टू सी के डिफरेंट जो आइटम्स हैं वो कितना स्ट्रांगली उस पर लोड हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पे करके देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यूज आती हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन, चलिए अब देखिए इसकी आ रही है 0.963 विच इज वेरी हाई, लेकिन इसका हमने वो क्लिक नहीं किया. इस पे हम अब जैसे इस पे क्लिक नहीं किया तो उसने नई ऑप्शन दी, अब मैंने किया है तो अब इस पे आ गया. अब ये देखें, अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब की दिस आइटम डिलीटेड, वो कहते हैं कि अगर आप पहले वाला आइटम डिलीट करेंगे तो आपकी 0.963 से 0.957 हो जाएगी. अगर आप सेकंड डिलीट करेंगे दिस वन तो आपकी 0.956 हो जाएगी. अगर आप लास्ट वाला डिलीट करेंगे तो आपकी 0.953 हो जाएगी अल्फा रिलायबिलिटी. इसका क्या मतलब है डिलीट करने का, जो मैं भी वर्ड यूज किया कि इसको डिलीट कर दें. कहाँ से डिलीट कर दें इसको? ये जो हमारे पास ये जो वेरिएबल व्यू आएगा इसमें से डिलीट कर दें या क्या करें इसका? क्वेश्चनियर से रिमूव करने पड़ेंगे एंड ऑफ द डे, क्योंकि रिसर्च में तो डेटा आपके अलावा कोई जी कहाँ से हम डिलीट करेंगे इसको? मैम ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन है जहाँ से डाटा हम एंटर हो रहा है वहाँ से ही अगर हम जो मैंने भी ये शीट खोली हुई है आपके सामने, तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे? नो मैम, आई थिंक इट्स एन अदर शीट जहाँ पे हमने क्वेश्चन डेवलप किए हुए हैं. यहाँ पे तो उनकी शॉर्ट फॉर्म्स एंड बाकी वैल्यूज इसके साथ रेफरेंस हम वैल्यूज एंटर किए हुए ना. अच्छा, लाइक ये क्वेश्चन जो है स्टडी का पार्ट ही नहीं रहा और कोरिलेशन में काउंट ही नहीं होगा. हम ये बात कर रहे हैं कि हमने, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप क्वेश्चन से डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ये मेरे पास क्लियर की ऑप्शन आ रही है, तो आगे तो भी हमने काफी सारे टेस्ट रन करने हो सकते हैं. अगर हम अगर रिलायबिलिटी से रिमूव करते हैं तो आगे जब हम ओवरऑल उसकी वैलिडिटी भी चेक करेंगे या ओवरऑल स्केल की रिलायबिलिटी चेक करते हैं या कोरिलेशन रन करते हैं तो हो सकता है हमें दोबारा कहीं ना कहीं इस पर जरूरत पड़े.
तो हमें बैक एंड पे हमने जो पूरा डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो तो हमारे पास होना चाहिए ना। या मैम ट्रू। जी, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि डिलीट कर दें तो हम कहते हैं कि ये लास्ट वन है, इसको यहाँ से निकाल देना, भी डिलीट करना है। मतलब अब हम जो टेस्ट रन कर रहे हैं उसमें हम इस चीज को वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। जी मैम, मतलब वो जी, डेटा में तो रहेगा उसकी हमारे पास, उसकी लेकिन जो हम डिफरेंट टेस्ट रीजंस हैं कि वो डेटा रहे हैं, उसमें से आप जैसे यहाँ से मैंने जी जी मैम बिल्कुल। आपकी जो विंडो आ रही है यहाँ से मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया। जब मैंने उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है तो तब आपके पास यहाँ पे आप उसको ओके करें, और जो जैसे उसने कहा था कि आप क्लिक करेंगे तो वो 0.953 हो जाएगी, तो जब हमने उसको डिलीट कर दिया तो वो 0.953 हो गई। अब आप देखिए, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट वन को डिलीट करते हैं तो ये 0.943 हो जाएगी। इसी तरह से जैसे आपका सवाल भी था कि अगर इश्यू होता है या उस तरह से होता है तो हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस। अच्छा जी, अब आप इस पे करें, इसको रन करें।
Hello, anyone? Can you hear me? Yes, we can hear you. Ma'am, I guess ma'am is Not ma'am. Hello, excuse me. I'm mm, Maybish, your या classmate. मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैम ने ये मीटिंग भी लीव कर दी है। नजर नहीं आ रही इसमें। मैम ने मैसेज किया कि कैंपस में इंटरनेट का इशू है. ओके प्लीज चेक योर मैसेजेस. ओके. ओके, थैंक यू।
और वो डिलीट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 0.853 आ गई। तो ये जो पूरा जितना भी ये सारा साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको आप एज इट इज अपने उस पर मेंशन कर देते हैं। तो ये मेनली इस वजह से भी होता है कि जो हम क्वेश्चनर भेजते हैं लोगों को, वो या तो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करते जी, या ये बस बिल्कुल इस वजह से जान होता छुड़ाने है के कि फॉर लिए। एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन फिल किया है, तो एक बंदे ने आंखें बंद करके स्ट्रांगली डिसएग्री या आंखें बंद करके स्ट्रांगली एग्री या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, राइट? तो उसमें फिर जाहिर है अगर कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो डेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि उसको तो ये नहीं पता कि स्ट्रांगली एग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री, वो तो ये देखेगा कि 1 पे क्या है और 5 पे क्या है और 3 पे क्या है। ठीक है, ठीक तो है। इंटर एटम कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि एक वेरिएबल के अंदर अगर 3 एटम्स हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू उसको मेजर करें, तो वो आपस में कितना कंसिस्टेंट है, क्या वो तीनों मिलके एक ही चीज मेजर तो नहीं कर रहे, तो अगर वो सब पे स्ट्रांगली एग्री करे तो उसको लगे कि भाई एक ही बात हो रही है। सो दैट इज द इशू। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली नहीं होता, लेकिन जिन केसेस में होता है उसको फिर इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर आपके 6 हैं, जैसे मैंने भी आपको ये एथिकल सेल्फ का बता रही हूँ, तो उसका मेरा ख्याल है कि इसके 5-6 थे, तो ये करते कराते 2 हो गए हैं। शायद अगर 3 होते 4 होते तो 0.89 पे भी किया जा सकता था। तो बहरहाल दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ठीक है। इसके बाद हम जब, अभी पता नहीं क्या इशू है आज यूनिवर्सिटी में इंटरनेट का, सो आई एम लॉगिंग इन फॉर माई सेल फोन एक्चुअली। सो जब हम बात करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसीज की, तो आपने देखा होगा कि नीचे एक वैल्यू आ रही थी सिक्वेंसीज एंड कर्टोसिस। ऐसे ही है, सेम प्रोसेस है। हमने जब डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है कि क्या डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का ये मकसद है कि आपका जो सैंपल है क्या वो ट्रूली आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या उसका स्क्यू या कर्टोसिस या उस तरह से तो नहीं है। तो उसके लिए भी रिसर्चर्स कहते हैं कि आपकी जो स्क्यूंसिस एंड कर्टोसिस है उसके कुछ वैल्यूज हैं। पहले ये कहा जाता था कि -0.1 टू +0.1 के बीच में हो तो ठीक है, दैट इज ओके। फिर आया जी के पॉइंट, जिसमें आपको कहा कि रिसर्च में भी पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। फिर ये आया कि 0.3 से -0.3 के बीच में हो सिक्वेंसिस एंड कर्टोसिस तो भी ठीक होती है। फिर ये बात आई कि 0.5 और 0.7, अब 0.5 और 0.7 पे डिबेट चल रही है कि इसके बीच में अगर आपकी वैल्यूज आती हैं तो दोज वैल्यूज are basically appropriate and acceptable, and those values actually show that though your data is normally distributed, because अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर आप डिफरेंट टेस्ट रन करते हैं, और अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कोरिलेशन में ही है कि आप डिफरेंट टेस्ट रन करते हैं, और अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेस्ट होते हैं। क्योंकि जब आप टेस्ट डिफरेंट रन करते हैं तो उनमें एक अजम्पशन या एक कंडीशन आप समझें ये भी है, या फर्स्ट एंड मेन कंडीशन ये भी है कि आपका जो डेटा है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू चेक दैट कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, आप उसके लिए वही प्रोसेस है कि आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे 1 बाय 1, आप उसका जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, स्केल्स हैं, उनको आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप जब अपनी विंडो में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा सिक्वेंसेस एंड कर्टोसिस, जो कि मेरे सामने आ भी रहा है। तो प्रोसेस वही है कि जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि और इसमें आपने जो डेमोग्राफी के चेक किए हुए थे उसको वापस भेज दें, और आप जो वेरिएबल हैं और इसमें एंटर करें। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट बॉटम कॉर्नर पे ऑप्शन आ रही होगी डिस्ट्रीब्यूशन की कि आपने उसकी स्क्यूएंसिस एंड कर्टोसिस चेक करनी है या नहीं करनी। तो आप स्क्यू और कर्टोसिस को क्लिक कर दें, करने के बाद आप उसको ओके करेंगे तो आपके पास वो टेबल दे देगा जिसके अंदर उसकी वैल्यूज होंगी। नहीं जावेद साहब, मैं तो वही बता रही हूँ, ये
दिस इज सेम जो हमने फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए किया था, तो वहीं से मैं इसको आपका जो स्क्यूएंसीज एंड कर्टोसिस है वो भी चेक है। इसके अलावा भी जब हम इवन जाते हैं इस पे डिस्क्रिप्टिव, आप क्लिक करेंगे एनालाइज, सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव और फिर सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसमें भी जब आप क्लिक करते हैं अपना जो भी वेरिएबल जिसकी आप चेक करना चाहते हैं उन दोनों को आप क्लिक करें, एंटर करें और ऑप्शंस में जाके स्क्यूएंसीज एंड कर्टोसिस को ओके कर दें। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम पे स्क्यूएंसीज की वैल्यू आ रही है -1.3 और कर्टोसिस की आ रही है 0.7। तो इसमें आपको कहा था कि इसको -1 टू +1 के बीच में होना चाहिए, तो ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से आपके पास वो वैल्यू आ जाएंगी। सो अगर आपका जब आप अपना डेटा एनालिसिस का चैप्टर कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपका पहला फोकस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर, मतलब फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट योर चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की जो डिफरेंट थीम्स हैं उसमें जो पहली है दैट कम्स द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपके पास डेमोग्राफिक्स के जितने भी टेबल्स होते हैं, ऐसे भी मैंने भी दिखाया, जावेद साहब ने भी आपको दिखाया, करते हैं। एग्जांपल पहला है अगर आपका जेंडर का, जेंडर में आपका टोटल नंबर और जो परसेंटेज है वो दो टेबल आपके पास एंटर होंगे। हर टेबल के नीचे आप उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ऊपर जो टेबल है वो क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया था कि 217 के साथ कैपिटल N था, so this certainly means that among total sample size of 217, 68% are male and remaining are female. एंड लाइकवाइज आप उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी वहाँ पे लिखते हैं। तो इसी तरह से एक एक लाइन में, एक दो लाइन में, तीन लाइन्स में आप उनकी लिखते हैं। जी क्लास अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। यस मैम। जी जी बहरहाल आई थिंक जो भी इशू है, लेकिन आज क्लास तक दिस इज व्हाट कवर्ड के पंचिंग ऑफ डेटा, descriptive analysis and its interpretation, normal distribution, that how to run that, and then ये जो आपका reliability analysis है, जो reliability analysis को आप goodness of data भी कहते हैं, कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपका डेटा जो है वो reliable and valid to use है या फिर नहीं है। ठीक है जी? जी मैम ठीक है बिल्कुल। मैम आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं रही अब कुछ, मैं सिर्फ ये देख वैसे रही हूँ अब कि what क्लियर आ else रही है can be मैम आवाज covered। आपकी।
हाँ, ये आवाज आ गया कि मैं कुछ नहीं पढ़ा रही, है ना? नहीं मैम, इससे पहले वाली भी क्लियर थी। ठीक है। चलें जी, बहरहाल आई थिंक अगर आप इसको साथ साथ कवर करेंगे तो फिर ये मसला हल होगा। So see you all in next class, hoping that any of you would bring more data. And the इंशाल्लाह। next class we'll be discussing about more on reliability, validity, correlation and regression. और फिर जो उससे नेक्स्ट क्लास है उसमें हम मीडिएशन मॉडरेशन के टेस्ट करेंगे, चैप्टर 5 डिस्कशन का करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद एक क्लास रह जाएगी जिसमें हम रिजल्ट्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, जो लास्ट चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज। मैम आई वांट टू जी यस मैम, एक तो आई डोंट नो, जब इनविटेशन क्लास की जाती है तो हमें ईमेल में आ जानी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इनविटेशन मुझे ईमेल में नहीं मिली। आई जस्ट गो इन द व्हाट्सएप ग्रुप और वहाँ पे किसी ने अगर शेयर किया तो वो मुझे मिल जाती है। उबैद आपके साथ बड़े एक्सेप्शन किस्म के इश्यूज हैं, तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं आपकी कर सकती। मैं आपको सिर्फ ये रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी आएँ और आईटी वालों के पास बैठ जाएं और उन्हें बताएं कि आपके ये इश्यूज हैं, ताकि उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। मैम इनसे कहीं मेरे पास जो लिंक जनरेट होता है, होल्ड ऑन, मेरे पास जो लिंक जनरेट होता है वो लिंक हमें आईटी की तरफ से रिसीव होता है। वही जो लिंक है वो मैंने क्लास के साथ शेयर करना होता है। क्लास इस एक लिंक के अलावा मेरे पास कोई दूसरा लिंक नहीं है। And now, as per policy, we are not allowed to allow those students who are joining the class from the other IDs. Ma'am, I want to respond on this. Yes, ma'am. आप जो लिंक हमसे शेयर कर रही हैं, आप डेफिनेटली कर रही होंगी, और ईमेल में मैम मैं डे 1 से अपनी जेबेस्ट आईडी से ही आ रहा हूँ। फर्स्ट क्लास मेरी मिस इसी वजह से हुई थी, तब तक मेरा आईडी इन्होंने बनाया नहीं था। एनी हाउ वो एक्सेप्शन था, बट मुझे ईमेल में रिसीव नहीं होता। रेस्ट ऑफ द क्लास इज गेटिंग दैट लिंक, तो मे बी। उबैद, मेरा तो आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ताल्लुक है। तो आपको ईमेल में क्यों रिसीव नहीं होता, आप प्लीज, ठीक है, only they can solve your issue. Ma'am, also it is the same queries about the recording as well. मेरी last 2 classes की मेरे पास नहीं थी। Thank you. जी भैया, मैं इसी ग्रुप में जो आपका है मैं इस पे फॉरवर्ड कर देती हूँ। That will be very kind of you. Thank you. And I always do this. मैं इस क्लास की नहीं कह रही, लास्ट में भी जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग आई मैंने इमीडिएटली ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दी। आपका जो MSPM का जिस ग्रुप से मैं क्लास लेती हूँ उसी पे मैं ईमेल फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो अगर still if there is any issue, तो like I said, please talk to IT. They can help you in this regard. Sure. लेकिन मैम पिछली क्लास की तो नहीं मिला लिंक अभी तक, तो रिकॉर्डिंग वाला। जी राशि, प्रीवियस लेक्चर की जो है ना वो अभी तक कोई लिंक नहीं आई। तो मेरे एंड पे वॉइस ब्रेक हो रही है या आपके एंड पे हो रही है? वो कह रहे हैं कि लास्ट जो लेक्चर था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। वो मैं मेल आपकी आई थी, पर उसके लिए जो एक्सेस के लिए आपको वो रिक्वेस्ट की थी हमने, तो वो शायद उसकी एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। Ma'am, one more thing I want to say. जी प्लीज। मैम, कोई एक्नॉलेजमेंट की ईमेल में रिसीव नहीं हुई कि आपको जो असाइनमेंट है वो एंड जो पेपर हमने सबमिट करवाया हुआ है वो आपको रिसीव हुआ है कि नहीं, कोई हमें क्रॉस कंफर्मेशन हो सकती है उसकी? जी उबैद, पेपर आपका 4:35 पे मुझे रिसीव हो गया था, जबकि मैं 3:55 पे लॉग आउट कर गई थी।
ठीक है, तो ये तो उसकी कॉन्फर्मेशन है। जहाँ तक ईमेल है, तो मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि जो ईमेल्स मुझे जिन लोगों ने की हैं, योर ईमेल इज़ वन ऑफ देम, सो आई हैव रिसीव्ड दैट ईमेल एज वेल। मैम ऑन पेपर डे जो हमारा गूगल क्लास था उसमें मैंने उससे पहले भी सबमिट करवाया था, एंड आई ट्राई टू सेंड यू एज वेल ऑन ईमेल, क्योंकि But let's सेंड not talk about that. मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि पेपर शुरू होने के तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी 15 मिनट ज़्यादा दे रही हूँ। उसके बावजूद आई केप्ट वेटिंग एंड आई डेलिबरेटली केप्ट वेटिंग टिल 3:55 कि हो सकता है कोई उसमें कर दे। आप जब चैट में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप जब क्लासेस साइन आउट कर चुके हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आपको पर्सनल फोन करके आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप 4 बजे अपना पेपर जमा करवा दें? नहीं मैम, मैं तो इस तरह की प्लीज डिस्कशन मेरे साथ मत करें। फॉर्मली, ऑफिशियली और प्रोफेशनली मैं आपको कम्युनिकेट कर चुकी हूँ। Is it submitted, ma'am, or it's not submitted? Just give me a reply on that, please. You will get to know when the result will be announced. Okay. That's all what I want to say. Okay, class. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.